टाइम खराब मत करो लाला, डाउट है पूछो, नहीं है मत पूछो। अरे भाई बेटा उनको बुला के लाओ तो एक बार यार, अरे पूछ लो। बच्चों बातों से कुछ ना मिलेगा। सवाल नंबर 11। ओके बच्चा, सवाल नंबर 11 एक्सरसाइज सेकंड। सवाल है, अरे तो क्लास में कराया था यार। गर्मियों में एडीएच ज्यादा, सर्दियों में कम। पानी पी लिया तो एडीएच कम, या पानी पी लिया तो पानी की नीड नहीं है, एडीएच कम। एक सेकंड बेटा ना, ऑनलाइन वालों को भी हो जान दो। क्यों नहीं होता है यार ये? पच्चीस। इस सवाल नंबर 25 के लिए बच्चों तुम्हें एक लाइन पढ़ाई थी, और ये भी कहा था एनसीईआरटी में नहीं है, ये भी कहा था मॉड्यूल में नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते हो मेरे बच्चों यार? जेजीए से 3 चीजें बनती है। एक का नाम है रेनिन, क्या नाम है? एक का नाम था एरिथ्रोपोइटिन, क्या नाम था? और एक का नाम था कैल्सिट्रायोल, क्या नाम था? बोलो, एरिथ्रोपोइटिन नहीं है तो आरबीसी नहीं होगी, डी ऑप्शन। कैल्सिट्रायोल नहीं है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, सी ऑप्शन। तो सी और डी सही है। 28। इसका सेकंड आंसर नहीं हो सकता। जब बॉडी को पानी चाहिए तो एडीएच ज्यादा चाहिए कम चाहिए? अंडर सीक्रेशन नहीं, ओवर प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए ना। सेकंड गलत है क्योंकि उसमें अंडर लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लो उसको। उसमें अंडर सीक्रेशन लिखा है इसलिए वो गलत है। और बोलो बच्चा, डिजीज पढ़ लिया उसके बाद तुम मुझसे पूछ रहे हो? मुझे तुमसे पूछना चाहिए भैया ने अच्छा डाउट पूछा है, लेकिन डिजीज पढ़ लिया, तुम बताओ पॉली यूरिया और डायूरिसिस में क्या फर्क है? पूछा नहीं क्या? उस बेस में पूछा था यार। पॉली यूरिया और डायूरिसिस में क्या फर्क है? हाथ खड़ा करके बोलो कौन समझना चाहता है। हाँ बेटा बोलो। पॉली यूरिया में ज्यादा बार सुसु आएगा, डायूरिसिस में यूरिन ज्यादा आएगा। एक में फ्रीक्वेंसी बार बार है और एक में अमाउंट ज्यादा है। एक में सुसु बार बार आ रहा है और एक में, वेरी गुड बेटा, पढ़ी पढ़ाई चीजें भी दोबारा पूछते हो यार, और उसके बाद भी बातें कर रहे हैं फिर कई बच्चे। चलो कोई ना, नहीं आता इट्स ओके, लेकिन उसके बाद भी नहीं सुनना, देन इट्स नॉट ओके। और बोलो बच्चों। 15। किडनी जब फेल हो जाएगी बच्चों, अच्छा थर्ड एक्सरसाइज होगी ये तो। 15 बताया तो था बच्चों यार। काउंट अगेन मैकेनिज्म में लाइन लिखाई थी, पीसीटी को काटो, चाहे लूप ऑफ हेनले को काटो, चाहे वासा एक्टा को काटो, चाहे किसी को भी काटो। काटा, डाइल्यूट 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 डाइल्यूट। और बोलो, एक्सरसाइज सेकंड हो गई, बाकी बाद में करेंगे। तुम्हें देख के मुझे डिप्रेशन आ जाएगा, नहीं तो पहले पढ़ो रे। देखो अगली हेडिंग का नाम, टंग पढ़ लिया? ह्यूमन में कौन से पेपिले अवशेषी हैं या वेस्टिजियल हैं? फोलिएट। किसमें टेस्ट बर्ड्स नहीं है? विलीफॉर्म। टेस्ट के लिए कौन सी एपिथेलियम होती है? गस्टेट्री। कौन सी होती है? गस्टेट्री। इतना सा है। खाने को विंड पाइप में जाने से किसने रोका? एपिग्लोटिस। ट्रेकिया वेंट्रल पाइप है या डोर्सल पाइप? ट्रेकिया। और इसोफेगस, इसोफेगस डोर्सल पाइप है। क्लियर है बच्चों? अभी तक सिर्फ इतना सा चैप्टर पढ़ा है अपन ने अभी तो।
अब अपन चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे बच्चों, टीथ के बारे में। टीथ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नीट में इस चैप्टर से सबसे ज्यादा बार सवाल टीथ वाली हेडिंग से आए हैं, वो भी डेंटल फॉर्मूला से। स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन चैप्टर को आगे लेके जाने के लिए स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी ना। तो प्लीज सुनना ढंग से, फिर बनाना। ठीक है बच्चों, पहले बनाना मत, आसान है। बोलो टीथ, जोर से बोलो। टीथ का वो हिस्सा बच्चों जो दिखाई देता है वो कहलाता है क्राउन। क्या कहलाता है? बोलो। जो टीथ का वो हिस्सा जो रखा है बोनी सॉकेट में, किसमें रखा है बच्चों? बोनी सॉकेट में रखा हुआ हिस्सा कहलाता है रूट। क्या कहलाता है? इस क्राउन को इस रूट से जोड़ने के लिए होती है छोटी सी नेक। क्या होती है? छोटी सी। इसके अंदर एक कैविटी बनी होती है बच्चों, जिसे कहा जाता है पल्प कैविटी। क्या कहा बच्चों? पल्प कैविटी। दोबारा बोलो, क्या कहा बच्चों? अगले एक टाइम बोलो बच्चों। इस पल्प कैविटी में मिलती है ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। मिलती है ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। मिलती है ब्लड सप्लाई। अब ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई कहीं ना कहीं से अंदर घुसी होगी बच्चों। तो जिस जगह से अंदर घुस रही हैं उस वाले हिस्से को कहा एपाइकल फोरामेन। एपाइकल फोरामेन। एपाइकल। एपाइकल के लिए सबसे अच्छी बात यह है बच्चों, ह्यूमन में एज बढ़ने के साथ साथ ये धीरे 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 होने लगता है श्रिंक। क्या होने लगता है? तो अपन ने कहा बच्चों रूट वाला हिस्सा बंद हो गया। रूट वाला हिस्सा, इसलिए ह्यूमन के लिए कहा जाता है बच्चों जो रूट है वो हो जाती है क्लोज। वो हो जाती है क्लोज। वो हो जाती है। इसलिए दांतों की ग्रोथ रुक गई। इसलिए दांतों की ग्रोथ रुक गई। इसलिए दांतों की ग्रोथ। लेकिन अपन ने कहा बच्चों रैबिट के अंदर, किसके अंदर? बोलो बच्चों, ये हमेशा रहेगी ओपन। कैसी रहेगी? ओपन। कैसी रहेगी? इसलिए बच्चों दांतों की होती रहेगी ग्रोथ। क्या होती रहेगी? अब कई बच्चे कहते हैं सर रैबिट के दांत 2 साल पहले भी उतने ही थे, आज भी उतने ही है, हमें तो नहीं दिखती ग्रोथ हो रही है। हो रही है बच्चों, लेकिन अपने दांतों को घिसता रहेगा। लेकिन अपने दांतों को, अब आपने कैसे घिसता रहेगा? दांत नॉर्मल शेप के बने हुए हैं, तो आपको कैसे पता पड़ा कि ग्रोथ हो रही है? तो आसान तरीका है बच्चों, नीचे वाले को ऊपर वाले से घिसेगा, ऊपर वाले को नीचे वाले से। किसकी ग्रोथ देखनी है? नीचे वाली, ऊपर वाले? नीचे वाली देखनी है, ऊपर वाले तोड़ दो। ऊपर वाले की देखनी है, नीचे वाले तोड़ दो। लेकिन याद रखना बच्चों, जब दांत तोड़ोगे तो उसका नीचे वाला दांत ग्रोथ करेगा। करेगा? 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 इतना करेगा कि ऊपर चला गया, अब वो अपने जबड़े को बंद नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो खाना नहीं खा पाएगा, और इसीलिए वो मर जाएगा, और इसीलिए वो। तो रैबिट में यदि दांत भी तोड़ दिए बच्चों, कुछ टाइम के बाद वो मर जाएगा। रीजन क्या? ओपन रूट। हमेशा। ह्यूमन में ऐसा नहीं दांत तोड़ के मर जाएगा। अबे मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा बे, मेरा सा को हटाओ, जेल में बंद करो। क्यों? कि इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। कि मैंने कहा धमकी दी बेटा? मैं तो सिर्फ एक कहा था दांत तोड़ दूंगा। तो इंसान में बच्चों दांत तोड़ दिया तो इंसान मर नहीं जाएगा, उसकी रूट क्लोज हो चुकी है। उसकी रूट क्लोज। ये बच्चों वापस कह रहा हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन नच्चे में आपने ऐसी कहानियां सुनी होगी, इसलिए मुझे सुनानी पड़ रही है। नहीं सुनी? चलो कोई ना रहा, जरूरी है कभी कभार थोड़ी चीजें इंटरेस्ट के लिए भी पढ़नी चाहिए। अब ध्यान से सुनो बच्चों, अभी भी जो चीज पढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा काम की नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा ना। सिर्फ सुनना। बोलो पल्प वाला हिस्सा सेंसिटिव है। जोर से बोलो, दो पल्प वाला हिस्सा। इसलिए बच्चों इन्हें करना पड़ेगा कवर। क्या करना पड़ेगा? इन्हें कवर करने के लिए लगी होती है लेयर, कहलाती है डेंटिन। क्या कहलाती है? डेंटिन। क्या कहलाती है? डेंटिन। क्या कहलाती है? बोलो। डेंटिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। डेंटिन बहुत ज्यादा हार्ड। तो फिर इसके ऊपर अपन ने बच्चों एक बहुत ज्यादा हार्ड लेयर लगा दी। इस बहुत ज्यादा हार्ड लेयर को कहा इनेमल। क्या कहा बच्चों? इनेमल के लिए बच्चों कहा जाता है दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। दिस इज द। ह्यूमन के टीथ को गम्स से जोड़ के रखने के लिए होता है सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? सीमेंट लाइक। इस सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर को बच्चों कहते हैं सीमेंटम। क्या बोलते हैं?
आपको अभी तक जो भी पढ़ा है कुछ भी याद नहीं करना, तुम्हें सिर्फ बोलना है बोन हार्ड है से ज्यादा हार्ड, सीमेंटम है से ज्यादा हार्ड, से हार्ड, और ये भी याद हो गया तो याद करना है, वरना सिर्फ एक लाइन बोलनी है, इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। दोबारा बोलो, इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। फिर से बोलो, इनेमल इज द। सी अभी तक अपन ने जो पढ़ा है बच्चों, उसमें ये कहानी काम की है कि इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। जो ह्यूमन के टीथ को हार्ड बना रहा है वो मिलता है क्राउन पार्ट पे। कहाँ मिलता है? इतना सब याद रखोगे। अब जो पढ़ रहेंगे बच्चों वो थोड़ा सा काम का ज्यादा होगा, इसलिए ध्यान से सुनना। अब बातें मत करना कोई भी। बोलो बच्चों, ह्यूमन के टीथ, जोर से बोलो, रखे हैं बोनी सॉकेट में, रखे हैं। ऐसे टीथ जो बोनी सॉकेट में रखे होते हैं बच्चों कहलाते हैं थीकोडोंट। क्या रखे होते हैं? जो बोनी सॉकेट में रखे हैं पार्शली, मतलब हल्के से सॉकेट में है, हल्के से बाहर है, तो वो कहलाते हैं बच्चों फ्लूरोडोंट। क्या कहलाते हैं? और जो बोनी सॉकेट में होते ही नहीं है उन्हें कहते हैं एक्रोडोंट। क्या कहते हैं? बोनी सॉकेट में किस टाइप से रखे हैं? रखे हैं आधे रखे हैं या पूरे रखे हैं? तो बोला ह्यूमन का टीथ पूरा सॉकेट में रखा है, ह्यूमन का टीथ पूरा। तो इस प्रकार के डेंटिशन को कहा थीकोडोंट। क्या कहा बच्चों? यदि सारे दांत एक जैसे दिखते हैं तो कहा जाता है होमोडोंट। क्या कहा बच्चों? यदि अलग अलग टाइप के दिखाई दिए तो कहा हेट्रोडोंट। क्या कहा बच्चों? अब बताओ, अपने सारे दांत एक जैसे हैं क्या? आगे वाला ब्रॉड है, बीच वाला थोड़ा सा नुकीला है, तीसरा वाला ट्रायंगुलर है, तो अलग अलग शेप है, तो कहा अपन ने हेट्रोडोंट। क्या कहा बच्चों? तीसरा क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ऐसे दांत बच्चों जो जिंदगी में सिर्फ एक बार आते हैं कहलाते हैं मोनोफायोडोंट। क्या कहलाते हैं? ऐसे दांत बच्चों जिंदगी में दो बार आते हैं डाइफायोडोंट। क्या कहा बच्चों? और ऐसे दांत जो बार बार आते हैं कहलाते हैं पॉलीफायोडोंट। क्या कहलाते हैं बच्चों? कितनी बार आते हैं इस बिहाफ पे जब ह्यूमन के टीथ को देखा गया बच्चों, तो कुछ दांत हैं मोनोफायो और कुछ दांत हैं, तो इसमें बच्चों ये वाली कैटेगरी भी मिलेगी एंड ये वाली कैटेगरी भी मिलेगी। ह्यूमन के टीथ किस किस टाइप के हैं? बोनी सॉकेट के बिहाफ पे कैसे हैं? फिर से बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो। एक्सीलेंट। सारे एक जैसे हैं, अलग अलग? एक जैसे, अलग अलग? होमो या हेट्रो? होमो या हेट्रो? एक बार आए, दो बार आए या बार बार आए? इस बिहाफ पे कुछ एक बार आए, कुछ दो बार आए, कुछ एक बार आए, कुछ एक जैसे हैं, अलग अलग दिखे? ये अलग अलग टाइप्स के हैं, ये अलग अलग। सबसे आगे वाले दांत बच्चों कहलाते हैं इंसाइजर्स। क्या कहलाते हैं? फिर से बोलो, क्या कहलाते हैं? ये जो इंसाइजर है बच्चों ये होते हैं चीजल शेप। कौन सी शेप? चीजल को हिंदी में कहा छेनी। क्या कहा? खेनी नहीं रे, खेनी तो वो होती है, छेनी। छेनी क्या कहा? पत्थर तोड़ने का इंस्ट्रूमेंट जो आगे से ब्रोड है, जो आगे से, उसे कहा चीजल शेप। क्या कहा बच्चों? इसीलिए तो बच्चों ये करवाते हैं ग्नोइंग। क्या करवाते हैं? ग्नोइंग का मतलब है बच्चों चीजों को कुतरना, चीजों को। जैसे अपन एप्पल को बाइट करते हैं, जैसे कि अपन एप्पल को with the help of incisors, with the help of incisor, with the help of incisor, with the help of incisors, with the help of। अब उसके बाद वाले दांत होते हैं नुकीले। कैसे होते हैं? इन्हें बच्चों कहा जाता है कैनाइन्स। क्या कहा बच्चों? इन्हें बच्चों अपन ने कहा नुकीले हैं तो कहेंगे लॉन्ग एंड पॉइंटेड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड, लॉन्ग एंड, लॉन्ग एंड। इसलिए बच्चों इसका फंक्शन ही होता है टेयरिंग एंड श्रेडिंग, टेयरिंग एंड। हिंदी में बोलो तुम तो मचाते हैं चीर फाड़, मचाते हैं, हमेशा चीर फाड़ मचाते हैं जंगली लोग, हमेशा चीर फाड़ मचाते हैं, क्योंकि उन्हें मांस खाना है बच्चों। मांस को बीच में से फाड़ने के लिए दांत होने चाहिए नुकीले, दांत होने चाहिए। इन्हें कहा कैनाइन्स। क्या कहा? तो कैनाइन्स के लिए बोल दे बच्चों, वेल डेवलप इन कार्निवोरस। जोर से बोलो, फिर से बोलो, वेल डेवलप इन
and absent in herbivorous, absent in herbivore, absent in, बोलो तो हर्बीवोरस में कैनाइन्स होते ही नहीं है। हर्बीवोरस में इंसाइजर है, प्रीमोलर है, बीच वाले दांत, इसकी जगह मिलेगा स्पेस, क्या मिलेगा, और स्पेस को कहा जाता है बच्चों डायस्टेमा। क्या कहा, डायस्टेमा। डायस्टेमा क्या है, ये स्पेस, ये रहा स्पेस, तो बहुत सारी जगह बॉडी में। दांतों का स्पेस बोलो बे, स्पेस मत बोलो, स्पेस तो कुछ भी हो सकता है। दांतों का स्पेस डायस्टेमा, पूरा बोलो, दांतों का स्पेस। वो भी कौन सा स्पेस, कैनाइन्स के एब्सेंट होने की वजह से, कैनाइन्स के एब्सेंट होने की वजह से। इसके बाद वाली कैटेगरी बच्चों कहलाती है प्रीमोलर्स। क्या कहलाती है, और सबसे लास्ट वाले कहलाते हैं मोलर्स। क्या कहलाते हैं बच्चों, अपन ने कहा प्रीमोलर्स, क्या कहा बच्चों, ये हमेशा होते हैं ट्रायंगुलर शेप के, ये हमेशा होते हैं, जबकि जो मोलर्स है बच्चों ये होते हैं रेक्टेंगुलर शेप के। कौन सी शेप के, इनके फंक्शन दोनों को मिला के कहा जाता है खाने का मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब है खाने को चबाना, खाने को चबाना, खाने का मैस्टिकेशन, हिंदी में लिख रहा हूं रे, खाने को चबाना, खाने को। इसलिए बच्चों ये दांत मजबूत होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इन्हें अपन बच्चों मैस्टिकेटेड टीथ भी कहते हैं, ये चबाने के लिए हैं, और ये वाले सिर्फ दिखाने के लिए हैं। इसलिए कुछ किताबें लिखती हैं स्माइलिंग टीथ, क्या लिखती हैं, कुछ किताबें लिखती हैं कि एलिफेंट के ऊपर के जो टस्क हैं वो अपर इंसाइजर से बने हैं। कुछ किताबें लिखती हैं स्लोथ के दांतों के अंदर इनेमल नहीं होता। कुछ किताबें लिखती हैं फ्रॉग के अपर जो में दांत हैं नीचे के नहीं है। कुछ किताबें कहती हैं रेबिट में कैनाइन्स नहीं है। डायवर्सिटी नहीं पढ़ रहे हैं अपन को, सिर्फ ह्यूमन का याद रखना है। ह्यूमन के तीत थीकोडोंट है, ह्यूमन के तीत हेटेरोडोंट है, ह्यूमन के तीत मोनो एंड डाइफायोडोंट है। अभी तक जो पढ़ा है बच्चों उसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, इनकी सिर्फ फंक्शन, ग्नोइंग कम इंपॉर्टेंट है, कैनाइन की टीयरिंग या चीफार कम, लेकिन ये याद रखना है प्री मोलर्स एंड मोलर्स हेल्प्स इन मैस्टिकेशन। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी बच्चों वो है डेंटल फॉर्मूला। क्या होगा डेंटल, उसको अच्छे से समझेंगे, उससे पहले उसका नोट कर लो जमा जमा के। अरे इसको नोट करो जब तक, 2 मिनट में आ रहा हूँ।
बच्चों टाइप्स ऑफ टीथ अच्छे से देखना कि ह्यूमन के टीथ 4 टाइप्स के हैं, इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इनमें बहुत ज्यादा इधर जो लिखा हुआ है ये BCDE तो लिख लिया था अपन ने बच्चों, बोन, सीमेंटम, डेंटाइन, इनेमल। कैल्शियम वेल्शियम की परसेंटेज याद तुम्हें ज्यादा नहीं रखनी बच्चों, लेकिन फिर भी साहिल बेटा भी आएगा, बच्चे के दांत भी आएंगे, बड़े के भी आ रहे हैं। अभी कौन से मोनो हैं कौन से डाई हैं अभी समझते हैं अपन। ये पिछले साल के मॉड्यूल मत पढ़ो यार, इस साल के दिए ना भाई तुम्हें यार, नर्चे में हो गया अभी भी। फिर तुम्हें पता है कलरफुल मॉड्यूल छापने में कितना खर्चा आया है? 200 करोड़ रुपए। और साला तुम इसको पढ़ने में लग रहे हो। पहले बोलते थे बेचारों को 200 करोड़ बच जाते, थोड़े से इनके बच जाते, क्या पता हम गरीब को थोड़ा सा ज्यादा डाल देते पैसा, उनका भी भला हमारा भी भला, जब पुराने ही पढ़ने हैं तो। अबे कलरफुल छापे हैं तुम्हारे लिए भाई। टेक्नोलॉजी का जमाना यार, जितना एडवांस टेक्नोलॉजी के फायदे ले सकते हो कम से कम फायदे तो लो यार। मैं नुकसान वाली चीज है वो मत लो, फायदे वाली चीज तो लो बच्चों यार। अभी भी देख लो फिजिक्स केमिस्ट्री के मॉड्यूल कलरफुल नहीं आए, क्योंकि बहुत भयंकर खर्चा बढ़ जाता है इनकी वजह से। एक कलर जेरोक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स निकालो बच्चों, 75 पैसे में निकल जाती है। कलर जेरोक्स 10 रुपए में निकलती है, सीधा 10 गुना का फर्क है यार। जो मॉडल पहले 200 रुपए का पड़ता था एक, वो 2000 रुपए का पड़ रहा है एक मॉड्यूल ही भाई। उसमें भी तुम ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, जिंदगी तुम्हारी ब्लैक एंड व्हाइट है अभी, लेकिन इसमें कलर भरने की जिम्मेदारी अपनी है ना यार, अपन नहीं तो भरेंगे बच्चों। पढ़ लो इस बार बस अच्छे से, अगले साल कलर ही कलर है जिंदगी में, जिंदगी रंगीन है एकदम। नोट किया बच्चों? प्लीज इधर वाली चीजें अच्छे से नोट करें, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो सिर्फ ठीक है चैप्टर को आगे लेके जाने वाली बात थी, इसलिए बच्चों पढ़ाई एकदम अच्छे से करें। 3 से 4 सवाल यदि नीट में आ रहे हैं तो थोड़ा तो चैप्टर में दम होगा। चीजों को कुतरने के लिए इंसाइजर दांत हेल्पफुल है, चीर फाड़ मचाने के लिए कैनाइन्स, कैनाइन्स आर वेल डेवलप इन कार्निवोरस एंड कैनाइन्स आर एब्सेंट इन हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स में जब दांत एब्सेंट होंगे बच्चों तो वहां स्पेस मिलेगा, तो कैनाइन्स के एब्सेंस की वजह से जो स्पेस बना उसे कहा डाइस्टेमा। वापस कहूंगा बच्चों, अपने सिलेबस में ह्यूमन की फिजियोलॉजी है, इसलिए जब तक ह्यूमन के नाम के अलावा कोई नाम है उस चीज को आप थोड़ा सा स्किप करने का रिस्क ले सकते हो। बस ह्यूमन की चीज जब आए इस चैप्टर में, वैसे भी सबसे अच्छी बात यह है बच्चों कि जब जब एंजाइम का नाम आएगा तब तब चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी, अदरवाइज सिर्फ चैप्टर को आगे लेके चलने वाली बात है। तो जब जब तुम बातें कर रहे हो धीमे धीमे से कोई समस्या नहीं है, लेकिन एंजाइम का नाम आ गया तब तुम्हें अच्छे से अलर्ट रहना है बच्चों ना। क्लास में मैं कभी भी किसी भी बच्चे से कोई से भी एंजाइम का नाम पूछूंगा कि कौन से जूस में मिलता है और तुम्हें उसका आंसर देना है। तुमने आंसर दिया तो तुम्हें पनिश नहीं किया जाएगा, लेकिन तुमने आंसर नहीं दिए तो फिर तुम्हें। डाइस्टेमा नाम है बच्चों, डाइस्टेमा ना, प्रांशु बेटा
एब्सेंट इन हर्बीवोरस, स्पेस कॉल्ड डाइस्टेमा, स्पेस कॉल्ड डाइस्टेमा। पिछले 3 साल 4 साल से नीट का पैटर्न देखोगे बच्चों, तो पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ज्यादा है, पेपर इजी है, इसीलिए कट ऑफ ज्यादा है। तो बहुत डेप्थ में जा के पढ़ने से अच्छा है कि जो एनसीईआरटी में है सिर्फ उतना सा अपन बार बार पढ़े। एक होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम डेप्थ में जाके पढ़ना है, जैसे कि अभी हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री के नाल आएगी, एक हेडिंग है बच्चों ना। अब वो जो डायग्राम है वो गाइडन से लिया गया है, वो गाइडन मेडिकल कॉलेज की किताब का नाम है, वहां से कॉपी पेस्ट किया है हमने इस डायग्राम को। अब उतना टेक्निकल नहीं भी पढ़ पाओ, इट्स ओके यार, लेकिन कम से कम एनसीईआरटी लेवल का तो पढ़ेंगे ना बच्चों। तो बस एनसीईआरटी के लेवल की अच्छी चीज क्या बताई अपन ने, टीथ 4 टाइप्स के हैं, आगे वाले इंसाइजर ग्नोइंग करता है, कैनाइंस टीयरिंग, बस प्री मोलर्स एंड मोलर्स मेस्टिकेशन, इतनी सी लाइन है बच्चों यार। क्लास में ढंग से पढ़ोगे तो कम पढ़ना पड़ेगा, इसलिए क्लास में ढंग से पढ़ा करो। एपाइकल फोरामेन बच्चों वो हिस्सा है जहां से कोई भी चीज अंदर जाती है दांतों के लिए ना। ये चीजें आ रही हैं तो कहीं से तो अंदर आई होंगी, ऊपर से तो आ नहीं रही, नीचे से आ रही, तो छेद का नाम है एपाइकल फोरामेन। ह्यूमन में बच्चा क्या होता है, ये धीरे धीरे क्लोज हो जाता है, तो अपन ने क्या किया, रूट बंद हो गई, लेकिन रैबिट में ये हमेशा ओपन रहेगा। इधर वाला हटा दूं बच्चों, कोई है जो लिख रहा है इधर वाला, पक्के से हटा दूं इधर वाला। ये लिख लेते हैं कि अपन ने ट्राइजेमाइनल नर्व, डेंटिस्ट नर्व, टी था एक्टोमेसोडर्मल, लिखने में 81 एक पॉइंट और लिख लो चाहो तो, जगह जाम मिलेगी ना। फ्लोराइड प्रिवेंट डेंटल डिके, फ्लोराइड इकोलॉजी में पढ़ा हुआ ना आपने, पानी में फ्लोराइड होता है, इसे पीपीएम में नापते हैं। पीपीएम का पूरा नाम क्या है, पार्ट पर मिलियन, ज्यादा नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन में फ्लोरोसिस हो जाता है, पढ़ा है ना। तो फ्लोरोसिस होना हार्मफुल है, लेकिन फ्लोराइड का होना जरूरी भी है, क्यों, फ्लोराइड प्रिवेंट डेंटल डिके, दांतों को टूटने से बचाता है बच्चों ना। ऐसे एक भाई ऐसी लाइन है, पता नहीं क्यों याद आ गई तो बता दी बस। काम की जैसे सुन रहे हो तुम तो, पेन नीचे रखो, ढंग से सुनना बच्चों। अब मैं पूछूंगा तुमसे, थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, पेन नीचे रखो, हटा नहीं रहा उसको, वो लिखा हुआ है। अब ढंग से पढ़ना बच्चों ना, ताकि तुम टाइम लेना आराम से, फिर उसके बाद बोलो ह्यूमन के टीथ, जोर से बोलो ह्यूमन के, रखे हैं अपर जो में भी एंड रखे हैं लोअर जो में भी, रखे हैं अपर जो में भी, रखे हैं लोअर जो में भी, दोनों टाइप के जो में है बच्चों। बोलो अपर जो का नाम बोलो बच्चों 2 बार, मैक्सिला मैक्सिला मैक्सिला, जोर से बोलो एक्सीलेंट। लोअर जो की हड्डी का नाम बोलो 2 बार, मैंडिबल मैंडिबल मैंडिबल, फिर से बोलो। ये हमेशा मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्च, इन द फॉर्म ऑफ आर्च, इन द फॉर्म ऑफ, इनमें सबसे आगे वाले दांत का नाम है इंसाइजर, क्या नाम है, इंसाइजर, जिसे रिप्रेजेंट किया आई से, किसे रिप्रेजेंट किया, इसके बाद वाले दांत कहलाते हैं कैनाइन्स, क्या कहलाते हैं, इसे रिप्रेजेंट किया सी से, किसे रिप्रेजेंट किया, फिर इसके बाद वाले दांत होंगे बच्चों प्रीमोलर्स, क्या होंगे बच्चों, फिर इसके बाद वाले होंगे मोलर्स, क्या होंगे, दोबारा बोलो, सबसे आगे वाले के बाद, के बाद, के बाद, सबसे आगे वाले के बाद, के बाद, के बाद, सबसे आगे वाले के बाद, के बाद, के बाद। तो इतनी बार बोलने का एक चीज समझ आ गई बच्चों कि अपने पास 4 टाइप्स के टीथ हैं, कितने टाइप्स के, इसलिए ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला हमेशा लिखा जाता है 4 डिजिट में, कितने डिजिट में, बोले तो 4, बोले तो, अरे बोले तो, इस 4 में भी यदि डंडे के ऊपर या लाइन के ऊपर है बच्चों, तो ये रिप्रेजेंट करेगा इंसाइजर को फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट हमेशा कैनाइन, और लाइन के ऊपर है तो मैक्सिला, और लाइन के नीचे है तो, और अपन ने कहा बच्चों ये आज की फॉर्म में है, तो इधर जैसा है सेम वैसा इधर रहेगा, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीप्लाई किया 2 से, किसे किया बच्चों, अब गाना गा रहा हूं,
जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। दोबारा बोलो, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। मेरा डेंटल फॉर्मूला 2102 2102 21। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। मेरे पास कौन से दांत नहीं थे? कौन से? नीट का सवाल। अगला सवाल नीट का। जब बच्चा छोटा होता है उसके पास कितने दांत होते हैं? 25 -5 बराबर 20। समझ आया 20 कैसे बच्चों? 2 1 3 0 3 5 5 5 5 5 23। कितने बच्चों? लेकिन आपकी बात करें बच्चों तो 17 साल की उम्र तक आते आते अपन ने कहा 2 1 2 2 2 1 तो ये हो गया बच्चों 28। कितने हो गए? कितने बच्चों? अब अपन ने कहा एडल्ट। क्या कहा? एडल्ट के लिए बच्चों अपन ने क्या कहा बच्चों? एडल्ट में अपन ने कहा 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1। तो बोलो बच्चों जो तीसरा मोलर है कौन सा मोलर है? वो आता है 17 ईयर के बाद। वो आता है 17 ईयर के। जब कहा जाता है आती है अक्कल। क्या आती है? अक्कल भी आती है। ये वाली दाढ़ भी आती है, इसलिए इसको कहा अक्कल दाढ़। क्या कहा बच्चों? ऑल्सो कॉल्ड विजडम टीथ। ऑल्सो कॉल्ड। दांत हुए बच्चों 32। कितने हुए? कितने हुए बच्चों? बच्चे में कितने दांत हैं? बच्चे में। बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2102। एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या है? सवाल को सुनना, जल्दी से आंसर देना बच्चों ना। ह्यूमन के पास कितने दांत मोनोफायोडोंट हैं? अरे 12। अरे 12। अरे 12। अरे पगलों। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। मेरे पास 20 दांत थे। फिर मैंने मस्ती की, सारे दांत टूट गए। फिर वापस से दांत आने लगे। कितने आ गए? 32। ओवरऑल तो 32। अरे मेरे तो 32 है ना। मैंने मेरी बात की ना लड़ाओ। 12 दांत ऐसे हैं बच्चों जो पहली बार आए, और 20 दांत तो पहले भी आ गए थे, टूटने के बाद दोबारा आए हैं बच्चों। तो इनको तो अपन ने कहा टेम्पररी टीथ। क्या कहा बच्चों? हिंदी में बोलो। दूध के दांत। क्या कहा? अब सुबह एक बच्ची कह रही है हिंदी मीडियम की आके कि सर दांत दूध से कैसे बनते हैं? बस मैंने कब कहा भाई दूध से बनते हैं यार। और गिर जाते हैं बच्चा जब तक दूध पीता है तब तक, इसलिए इन्हें कहा दूध। छोटी बच्ची है यार, तो इन्हें कहा दूध के दांत। भाई समझ रहे हो ना? तो मोनोफायोडोंट कितने हैं? अरे भाइयों मेरे डाइफायोडोंट 20 हैं, पहले भी थे। भाइयों 32 कैसे आया? 20 पहले वाले, 12 नए। तो पहले वाले है ना बच्चों यार, तो 2 बार हो गए ना। तो 20 दांत डाइफायोडोंट होते हैं, जबकि 12 दांत मोनोफायोडोंट होते हैं। कर पाओगे? ह्यूमन के कौन कौन से दांत मोनोफायोडोंट हैं? प्रीमोलर एंड प्रीमोलर एंड पूरा बोलो। प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर। दोबारा बोलो। अरे जोर से बोलो। ह्यूमन के कौन कौन से दांत डाइफायोडोंट माने जाते हैं? इंसीजर्स, कैनाइन्स, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर। इंसाइजर्स, कैनाइन्स, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर। अब तो सही कर दोगे। 2 सवाल पूछा एसआरजी लेवल के हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे बैच में पूछूंगा। उम्मीद करता हूं कम से कम आंसर दे दोगे। अब तो सीधे बैठो। आंसर जल्दी से देना, जल्दी से। ह्यूमन के मोनोफायोडोंट टीथ का फॉर्मूला क्या है? वाह यार, वेरी गुड यार। 0 0 2 1 0
अब किसी ने कहा जितना क्यों बोल रहे हो, 2 1 ही बोल दो। डेंटा फॉर्मूला शुड बी इन 4 डिजिट। यदि किसी चीज को जीरो भी करना है, बताओ बच्चों, बच्चों के दांत में अपन ने 212 बोला या 2102 बोला? तो यदि कोई दांत नहीं भी है बच्चों, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा जीरो। क्या बोलना पड़ेगा? वाया, तो इस सवाल का आंसर था 0021। तुम्हारी अच्छी परफॉर्मेंस देख के तुम्हें मैं बताता हूँ कि देखो मैं और भी बढ़ा सकता हूँ, मैं रेबिट का भी बढ़ा सकता हूँ, मैं फ्रूक का भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन सिलेबस में नहीं है। तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ तो ना। रेबिट का डेंटल फॉर्मूला यदि 2033 1023 माना जाए तो तभी यही है। तो तुम्हें याद नहीं करना, तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, रेबिट में कौन सा दांत नहीं है? अभी लिखी थी एक लाइन, अभी लिखी थी थोड़ी देर पहले लाइन, कैनाइस आर एब्सेंट इन हर्बीवोरस, वहां मिलता है स्पेस, क्या है? अब सवाल पूछो, लल्लू सा सवाल लेकिन पूछ लेता हूँ। रैबिट में कितने दांत होते हैं? 28 है, 28 है। रैबिट के अपर जो में 16 दांत होते हैं, जबकि उसके लोअर में ओनली 12 ही दांत होते हैं। चलो सीधे बेटा तुमसे एक और सवाल, आखिरी का, पक्का पक्का पक्का? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज जल्दी आंसर ना, जल्दी 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 जल्दी। ह्यूमन के पास इंसाइजर कितने होते हैं? जोर से बोलो, कितने? कितने? अबे बावड़ो, 8। 8, 2 2 2 2। सुनना, इंसाइजर कितने हैं? 8। अपर इंसाइजर कितने हैं? 4। राइट अपर इंसाइजर कितने हैं? हर जगह सवाल में इंसाइजर आ रहा है, लेकिन एक बार पूछा सिर्फ इंसाइजर 8। राइट सॉरी, अपर इंसाइजर 4। राइट अपर, अपर इंसाइजर, लोअर इंसाइजर, इंसाइजर, अपर राइट इंसाइजर, लोअर लेफ्ट इंसाइजर। समझ गए ना? यार दो 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 कर रहे हो ना। नोट कर ले, नोट कर लिया, आराम से नोट करो, जितना टाइम चाहिए। ये पेरियोडोंटल लिगामेंट, सीमेंटम, एमाइलोब्लास्ट, डेंटोब्लास्ट, ये सब डायग्राम में इसलिए नहीं लिखे जो काम की नहीं है वो ना। कौन एक्टोडर्मल है, कौन मेजोडर्मल है, उन बेकार चीजों से अच्छा है कि अपन डेंटल फॉर्मूला पे फोकस करें। उसमें भी रैबिट का हटा रहा हूँ बच्चों, अपन को ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला याद रखना है अच्छे से। बातें खत्म होती तुम्हारे पेज में बच्चों की ना, तुम्हें हंसाने के लिए हम हमारी बेइज्जती करवाते रहे, वो भी कम लगती है तुम्हें? या फिर तुम्हें तुम्हारी बातें करनी इतनी अच्छी तो हम मिस्टेक बन जाए फिर एकदम, कि एकदम तुम्हें डांट डांट के पढ़ाएं। लेकिन बच्चों यार, तुम्हें भी पता है कि 8 9 महीने तक तुम्हें पढ़ते रहना है। एलन का सिलेबस तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा नीट का एग्जाम देर तक है। तो अपने आप को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखो यार, कि पढ़ाई के समय पढ़ाई, मस्ती के समय मस्ती। ना डांटने लग जाएंगे तो ना तुम्हें अच्छा लगेगा ना हमें अच्छा लगता है यार, छोटे बच्चे हो यार। और फिर आजकल तो डांट दो तो दिमाग में टेंशन हो होती है कि आज तो डांट दिया था बच्चों को, फिर दिमाग में फिर आजकल के माहौल में क्या है। नहीं, गाड़ी के शीशे विषय की चिंता नहीं है भाई, ये तो नश्वर चीजें हैं, तो दोबारा से नहीं आ जाएंगी। पैसा फेंको, तमाशा देखो। आजकल के बच्चे तो सेंसिटिव, उनको डांटने की भी नहीं ज्यादा। तुम भी गाड़ी पे अटके हो यार। आजकल के बच्चों ने एक नया शब्द सीखा है, 16 17 साल की उम्र में डिप्रेशन। तो डिप्रेशन आ रहा है भाई, होता क्या डिप्रेशन यार? इतनी सी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारे क्या क्या डिप्रेशन आ गया अभी से? आजकल सर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, डिप्रेशन आ रहा है सर। अबे 16 साल की उम्र में तो डिप्रेशन ऐसी कोई चीज ही नहीं होती थी यार। हमसे कोई पूछता था 16 17 साल की उम्र में पढ़ना क्यों है,
तो सिर्फ एक रीजन होता था कि घर वाले साइकिल दिलाएंगे, उन्होंने कहा कि पास होगा बेटा इतनी परसेंट मिलेंगी तो साइकिल मिलेगी। और साइकिल भी क्यों खरीदनी होती थी कि सामने वाली दीदी के पास एक्टिवा थी, उनका पीछा करना होता था। तो हमारी तो जिंदगी का मकसद इतना सा होता था यार। मतलब हाफ ईयरली एग्जाम होते थे, घर वाले कहते थे पढ़ेगा 3 घंटे पढ़ेगा तो तेरे को पतंग मिलेगी। और साला एक अठन्नी की पतंग के लिए 3 घंटे पढ़ाते थे घर वाले, इसलिए पढ़ते थे भाई। किताब खोल के ऐसा लगता था कि पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग तो ये रहता था पतंग में। और पतंग भी क्यों उड़ानी होती थी, सामने दीदी रहती थी। मतलब दीदी भी बोलते थे और देखते भी थे, इतने शरीफ हुआ करते थे हम। और आजकल के 16 साल के बच्चों को पता नहीं सर। सर डिप्रेशन आ रहा है, डिप्रेशन। सर आई एम वेरी हाईली फ्रस्ट्रेटेड सर, यू कांट अंडरस्टैंड सर। अरे भाई यार ऐसा कौन सा डिप्रेशन आ गया तुम्हारे यार। इतनी सी चीज पढ़ाई है आज के लेक्चर में, अभी तक क्या पढ़ा अपन ने? सिर्फ एक चीज सोचना, सिर्फ क्या पढ़ा? ह्यूमन के दांत गड्ढे में है, थीकोडोन अलग अलग दिखते हैं, ये तो दिख ही रहे हैं, तो दिख ही रहे हैं। बचपन में दांत टूट गए, कुछ दांत 2 बार है, कुछ दांत 1 बार है, ये कोई पढ़ाई ही क्या है? ये तो अपना जनरल नॉलेज है। तो फील किया ही होगा जिंदगी में। फिर पढ़ा क्या है? ये फॉर्मूला। तो एक दिन में बच्चों कंक्लूड करके ढंग से समझोगे ना क्या पढ़ा है, तो आधा घंटा पढ़ना है यार। अब दिक्कत ज्यादा है, आधे घंटे की चीज को 2 घंटे में क्यों रिवाइज करते हो? क्योंकि तुम क्लासरूम को ढंग से नहीं पढ़ते हो। किसी भी टॉपर बच्चे से बात करो, कोई भी तुम्हारा दिल्ली में कोई भी जानकार हो, कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ते थे कोटा में? 5-6 बोलते हैं सब। और तुमसे पूछो 5-6 घंटे तुम भी पढ़ते ही होंगे, क्योंकि तुम्हारे नंबर आते हैं 200, 250, 300। उनके आते हैं 720 में से 630, 690, कभी 710। तो बच्चों सिर्फ टाइम का खेल नहीं है कि टाइम देने से सिलेक्शन होगा, दिमाग देना पड़ेगा। दिमाग दिमाग दो, मन को शांत रखो, मन को खुश रखो। हल्की हल्की सी खुशी वाली बात है कर लो, बाकी पढ़ाई पे भी फोकस रखो। अपनी आपसी बातें मत करो यार, करो तो करो, फिर ना भी क्या बिगड़ रहा है भाई। चलो नोट किया बच्चों? डेंटल फॉर्मूला वापस कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो बच्चों। उधर जो भी लिखा उस पर इंपॉर्टेंट लिख लो। 17 तारीख को एग्जाम है, क्या पता देखें, हो सकता है 17 तारीख को किसी एग्जाम को एक सवाल आ ही जाए। 17 तारीख को पेपर होगा तो मैं लेके आऊंगा पेपर आपके लिए ना, बायो का तो एटलीस्ट। नोट किया बच्चों? बढ़ जाए आगे, आगे हेडिंग लिखें, अगली हेडिंग पढ़ते हैं बच्चों। इसको वापस कह रहा हूं बच्चों, सिर्फ इतनी सी चीज को अच्छे से पढ़ना है तुम्हें ना। अब वही वाली बात है कि तुम्हें लग रहा है इतनी तो आसान है, पढ़ लेंगे। पर एक बात बताओ, किसी मैथमेटिक्स वाले को दिखाओ 2102 डिवाइडेड बाय 2/02 इज इक्वल टू 20। नहीं है डिफिकल्ट, है ना? उसकी जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन समझ नहीं पाएगा कैसे किया। तुम समझ गए ना भाई? उनके लिए कुछ चीज अलग आसान है, तुम्हारे लिए कुछ चीज अलग आसान है। जो आता है उसके लिए आसान है, जिसके नीट में 720 में 720 आए उसके लिए नीट आसान है। और जिसका नीट में 5-5 साल से भी नहीं हो रहा, उनसे पूछो नीट से मुश्किल एग्जाम ही नहीं है। नहीं है क्या बच्चों? बच्चे की सोच है, किसी एग्जाम को किसी ने आसान बोला, किसी एग्जाम को किसी ने मुश्किल बोला, तो इसलिए बच्चों आसान ही रहने दो। आसानी रहने देंगे ना बच्चों? चलो अगली छोटी सेटिंग पढ़ेंगे, सलाइवा। सलाइवा ये लिख लिया ना सुनने? तलाइवा नहीं बे, सलाइवा। मॉड्यूल के सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज करेंगे बच्चों ना। बोल दो सलाइवा के लिए। चलो आसान सी लाइन सुनो पहले तो, बोलो मेरे साथ। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। डर के आगे जीत है, डर के आगे। डर के समय गला सबका सूखता है बच्चों, क्योंकि डर के समय काम करता है सिंपैथेटिक। कौन करता है? अभी आपने नर्वस पढ़ा नहीं है इसलिए इसे कॉमिक सेंस में पढ़ाना पड़ रहा है ना, वरना जब पढ़ लोगे तो कि सिंपैथेटिक इंक्रीज द सलाइवेशन। अभी टेक्निकल नहीं बोल रहे अपन, क्या बोल रहे हैं? डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो डर के समय गला सूख गया, मतलब सिंपैथेटिक गले को सुखाता है। सिंपैथेटिक गले को, पहली लाइन, सिंपैथेटिक डिक्रीज द सलाइवेशन, सिंपैथेटिक डिक्रीज द सलाइवेशन। अब पैरासिम्पेथेटिक की जो 2 ब्रांचें बढ़वाती हैं उनका नंबर लिखा हुआ है 7th और 9th, लेकिन तुम्हें नाम याद नहीं होंगे बच्चों अभी कि 7 जो क्रेनियल नर्व है वो फेशियल को कहते हैं, नवी ग्लोसोफेरिंजियल को कहते हैं। लिखोगे इतना? एक लाइन लिखो, सिंपैथेटिक डिक्रीज द सलाइवेशन एंड 7th and 9th nerve इंक्रीज सलाइवेशन। नाम याद नहीं करना बच्चों तुम्हें अभी ना, इवन नंबर भी याद नहीं करना अभी तो, ठीक है अब लिखा पूरा दिया ना। 7th and 9th nerve इंक्रीज सलाइवेशन। कम कौन करेगा? सिंपैथेटिक। बढ़ाएगा कौन? 7वीं एंड 9वीं। कोई पूछ ले, किसी को आता हो तो सुन लो सिर्फ ना, लिखा नहीं रहा। फेशियल ग्लोसोफेरिंज, अभी मत लिखो बच्चों ना, बाद में आ जाएगा। बढ़ जाए आगे। एक लाइन लिखो,
अगली लाइन, थ्री पेयर्स salivary glands, three pairs salivary glands present outside the buccal cavity. अब बच्चों आप पढ़े लिखे हो, आपने कैसे बकल केविटी के बाहर है, लेकिन डाइजेशन तो बकल केविटी के अंदर करना है, टोफिन के सीक्रेशन को अंदर लाने के लिए। वेरी गुड, क्या होती है अगली लाइन, डक्ट्स आर प्रेजेंट। अब मुझे जल्दी से बताओ बच्चों, जिनमें डक्ट्स होती हैं उन ग्लैंड्स को एंडो कहोगे या एक्सो कहोगे? तो डक्ट्स आर प्रेजेंट और ब्रैकेट में लिखो एक्सोक्राइन। डक्ट्स आर प्रेजेंट तो क्या लिख लेंगे बच्चों? एक्सोक्राइन। एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे वर्ड्स अपने कवर किए। अब बच्चों अपन पहले सलाइवा की कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। डायग्राम वहिया सा है, ज्यादा काम का नहीं हो, बना थोड़ी देर के बात लेंगे। कंपोजिशन इज इंपॉर्टेंट ना, तो लिखो बच्चों पीएच, लिखो पीएच, सलाइवा की पीएच। वेरी गुड, तो लिखो 6.8 लिख लो एल्केलाइन। चलो वेरी गुड, अपन जगे हुए हैं, वरना कहीं तो लिख भी देते। देखो बच्चों स्लाइटली एसिडिक, अगला स्टेप लिखो बच्चों 1500 ml पर डे। डाटा याद नहीं करना कि एक दिन में कितना बनता है, लमसम बच्चों तो थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो ठीक है, वरना इट्स ओके। पीएच को अंडरलाइन कर लो बस ना, पीएच तो कम से कम याद रखना बच्चों ना। किसी भी जूस की पीएच जरूर याद से कर लेना, चाहे अमाउंट याद करो चाहे ना करो। वापस कह रहा हूँ बच्चों, क्लासरूम की बातें सिर्फ ढंग से इसलिए सुनो ताकि तुम्हें कम से कम ये समझ आ जाए कि क्या ज्यादा पढ़ना है और क्या कम पढ़ना है। कम से कम ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना अपना ना। पढ़े बच्चों आगे, अगला लिखो 99.5% वाटर, 99.5% वाटर प्लस प्लस यूरिया प्लस Na प्लस कोमा Cl माइनस। भाई आयंस भी होंगे, वही लगभग जो अपन ने स्वेट के लिए पढ़ा था, लगभग वही चीज आने वाली है बच्चों ना। कोमा, एक चीज बताओ जल्दी से, IgE लिखाऊं या IgM लिखाऊं? IgE। ए आएगा ना यार, ना ई आएगा ना एम आएगा, ए आएगा। पढ़े हुए चैप्टर की चीजें तो ढंग से बोलो रे यार। प्लस IgA प्लस म्यूकस प्लस लाइसोजाइम एंड थायोसाइनेट। बच्चों को आपसे पूछे इन दोनों का काम क्या होता है, ब्रैकेट में अपन लिखेंगे किल बैक्टीरिया। इसीलिए आपने सुना होगा कई बार अपने छोटी मोटी चोट लग जाती है, हल्का सा खून आया तो अपन अपने मुंह के लाली लगा लेते हैं। इवन आपने कुत्ते के लिए तो सुना होगा, ज्यादा चोट भी लग गई तो उस चोट को अपने चाटता रहेगा और उस पर डालता रहेगा सिलाइवा, क्योंकि उसको पता है कि उसके भी सिलाइवा में क्या मिलते हैं, थायोसाइनेट, तो उस इंजरी पे बैक्टीरिया को किल करता है। अभी नहीं कि अपने चोट लग गई कुत्ते को चढ़ा दें तो लाइसोजाइम थायोसाइनेट। वापस कहूंगा बच्चों, आप किसी भी कंपोजिशन को तब तक स्किप कर सकते हो जब तक वहां एंजाइम का नाम नहीं आ रहा। तो अपन ने जो भी नाम लिखे हैं इनमें से एक दो नाम ऊपर नीचे हो गए, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके सिर पे। सिर्फ आपको सलाइवा पढ़ा जा रहा है एक हेडिंग के लिए। उस लाइन को 3 बार बोलो मेरे साथ, सलाइवा में पाया जाता है एंजाइम, सलाइवा में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, सलाइवा में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, सलाइवा में पाया जाता है, लिखो तो जवाब जमा के बड़ा सा वर्ड प्लस लगा के, टाइलिन एंजाइम। कोई बताएगा इसका एक और नाम क्या है? एक्सीलेंट बच्चों, सलाइवरी। जहां एंजाइम का नाम आ गया वो मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद मैंने पूछा और तुमने आंसर नहीं दिया, उसके बाद से तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, तुम्हें क्लास में खड़ा करके पढ़ाया जाएगा शुरू में, और फिर उसके बाद भी नहीं दे रहे हो। नहीं, हाँ कैमरे के सामने, ये सही है यार, तुम्हें टेलीग्राम पे फेमस किया जाएगा एकदम, है ना? ऐसा नहीं है रे, मजाक कर रहा हूँ बच्चों। बात यह है कि याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है यार, जितना जल्दी याद कर लोगे उतना ही चैप्टर कमांड में आ जाएगा।
नीट के 3 से 4 सवाल है तो कम से कम। रुको बेटा रुको। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत आसान है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। इंसान यदि किसी चीज का आपसे पूछे बच्चों सबसे पहले डाइजेशन चालू करता है तो आपको आंसर देना पड़ेगा स्टार्च। क्या देना पड़ेगा? वो भी ओनली 30%, वो भी विद द हेल्प ऑफ टाइलिन, वो भी विद द हेल्प ऑफ, और ये बनाता है बच्चों माल्टोज। क्या बनाता है? माल्टोज इज ए डाइसैकेराइड। माल्टोज इज ए, तो पढ़ लिया तुमने। मोनोसैकेराइड क्या है, इन्वर्टेज क्या है, लैक्टेज क्या है, मिल्क शुगर क्या है। तो तुम्हारे चैप्टर वैसे ही आता तो कंप्लीट हो गया देखा जाए तो बच्चों, कम से कम रिवीजन की तरह पढ़ लो। वो तो बनता है माल्टोज, बनता है। इंसान सबसे पहले फूड के कौन से कंपोनेंट का डाइजेशन करेगा? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च या, कितना परसेंट डाइजेस्ट हुआ बक्कल कैविटी में? 30%। कितना परसेंट? 70% को तोड़ने के लिए भी लाएंगे एमाइलेज। क्या लाएंगे? लेकिन वो मिलेगा पैनक्रियाज में। कहाँ मिलेगा? तो यही रिएक्शन वापस लिखूंगा बच्चों। सी में 30 की जगह क्या जाएगा? 70, और यहाँ सिलाइवी की जगह क्या जाएगा? पैनक्रियाटिक। क्या जाएगा बच्चों? तो याद भी हो जाएगा ना, पर एक बार तो लिखो, जमा जमा के इसको बॉक्स में बंद कर लेना बच्चों ना। टाइलिन ब्रेक द 30% स्टार्च इनटू माल्टोज। माल्टोज के साथ डेक्स्ट्रिन भी लिख लेना चाहो होता ना। तुमने हमारे मॉलिक्यूल तुमने तो पढ़ाई है, तुम्हें तो समझ में आ ही रहा होगा, अल्फा डेक्स्ट्रिन। टाइलिन की स्पेलिंग पी से चालू है, टी से चालू नहीं है। पी साइलेंट है, पी बहुत सारी जगह साइलेंट हो जाएगा। न्यूमोटैक्सिक में भी है, निमोनिया, यस, फ्लू में भी पी साइलेंट ही है। ये बात सही है। हाँ बेटा बोलो, अब हाथ खा के बोलो, इसको पूछना है, कुछ पूछना है? हाथ, हाँ बेटा बोलो। अरे बेटा अल्फा एमाइलेज पेनकैटिक एमाइलेज का नाम है, इसीलिए सलाइवरी एमाइलेज। पूरा नाम बोलो, सलाइवरी अल्फा एमाइलेज। बाकी अल्फा एमाइलेज मेनली अपन पेनकैटिक अल्फा एमाइलेज के लिए बोलते हैं बेटा। हाँ बेटा, हाथ ऐसे पता नहीं पड़ता कौन, हाँ बेटा बोलो। है? हाँ, पटाइलिन, पटाइलिन, पटालिनी, पटाइलिन, टाइलिन। हाँ बेटा, इकोलॉजी में पढ़ाया है इसलिए होंगे। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। अभी ये तो पढ़ो रहे यार, जब डिस्कशन करेंगे तब करना ना यार। अब चीज ये चल रही है तुम्हारे दिमाग में, ठीक है या घूम रहा है? ठीक है, फॉलिकल्स होती, तो हेयर फॉलिकल जितनी थिक होंगी उसके आसपास की स्वेट ग्लैंड्स उसमें जुड़ जाएंगी, तो स्वेट ग्लैंड्स कम होंगी तो पसीना कम आएगा। कंगारू चूहा इज ए पार्ट ऑफ इकोलॉजी यार, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो सवाल दिया है तो मैंने बताया वो तो। इसलिए बच्चों पुरानी चीजें जितनी अच्छी रखोगे नई चीजें उतनी ही आसान होती जाएंगी। अभी भी ये याद करोगे तो आने वाली चीजें आसान हो जाएंगी। इसलिए पढ़ा करो सही समय पे सही तरीके से। नोट किया? कहानी समाप्त। सिर्फ 2 मिनट रुको और ध्यान से सुनो। बोलो मेरे साथ, बोलो, बकल कैविटी, जोर से बोलो, येला जोर से बोलो। वेरी गुड बच्चों। अपर जो को नाम दिया मैक्सिला, क्या नाम दिया? लोअर जो को नाम दिया मैंडिबल, क्या नाम दिया बच्चों? और इसके अंदर इसको नाम दिया बकल कैविटी, क्या नाम दिया? लेकिन अपने एक लाइन लिखी बच्चों, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स आउटसाइड द बकल कैविटी। क्या कहा बच्चों? आउटसाइड द बकल कैविटी के बाहर है बच्चों। बोलो, कान के पास। क्या कहा बच्चों? जो बड़ी सी सलाइवरी ग्लैंड है नाम है पैरोटिड। क्या नाम है? पहली लाइन तो इसको रटने का यही तरीका है, नियर ईयर। जोर से बोलो, नियर ईयर। दोबारा बोलो, कान के पास है, कान के। यही मेनली बनाती है टाइलिन एंजाइम। क्या बनाती है? टाइलिन एंजाइम। क्या बनाती है? इसको लेके जाने के लिए सीक्रेशन बनी होती है डक्ट। क्या बनी होती है? इसकी जो डक्ट है बच्चों, 3 बार बोलो, कहलाती है स्टेनसन डक्ट। क्या कहलाती है? ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये लार्जेस्ट डक्ट है, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, ये स्मॉलेस्ट डक्ट है। पढ़ोगे कैसी चीजें? आना बोलो जल्दी।
थोड़ा सा पढ़ लो, चलो यार। बोलो बच्चों पैरोटिड, जैसे बोलो। इट इज ए लार्जेस्ट, एक साथ जल्दी से बोलना। ह्यूमन की बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? अबे बावलो, लीवर है, लीवर। इसलिए नहीं लिखा रहा था मैं यहाँ कि तुम आउट हो जाओगे, काम का है नहीं, वो भी कंफ्यूजन बढ़ा रहा है। तो इसके लिए बोलना लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलना? लार्जेस्ट। भाई याद हो तो ही याद करो चीजें, नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा सेहत पे। दिक्कत ये गलत देने पे आंसर, लेकिन पढ़ो भी रहे हो, टाइम भी दे रहे हो, और गलत भी हो रहा है तो क्या फायदा फिर पढ़ने का। चलो बच्चों पैरोटिड, जोर से बोलो। डक्ट का नाम स्टेंसन, डक्ट का नाम। सबसे ज्यादा सलाइवा इसी ने बनाया, सबसे ज्यादा सलाइवा है ना। ठीक है बच्चों, अब छोटी सी लाइन सुनना तुम तो, बस जो काम की है सलाइवा तो खैर सॉरी मैक्सिली मैंडेबल ने ज्यादा बनाया ना बच्चों। इसके लिए जो पढ़ने वाली लाइन है, जो आपने डिजीज में पढ़ ली, वो है सुनो। इसमें होता है इन्फेक्शन, क्या होता है? कहलाता है मम्स। क्या कहलाता है? तो एक लाइन पूछूंगा, जल्दी से आंसर देना। इस मम्स में कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाती, क्यों? वेरी गुड, क्योंकि ये वायरल डिजीज है, क्योंकि ये इस दुनिया में अभी तक किसी भी वायरल के खिलाफ एंटीबायोटिक प्रॉपर तरीके से नहीं बनाई गई है, इसीलिए कोविड जानलेवा है। ये वायरस है, अपनी चीजों को चेंज कर लेता है। मुझे मत देखो, मारोगे मुझे, 2 बार तो हो गया भाई यार, और दोनों बार बच्चों से हुआ है। कोई ना, नाइस। अगला बोलो बच्चों, मैक्सिला मैंडिबल, जोर से बोलो। मैक्सिला मैंडिबल के जंक्शन पे मिलने वाली, जोर से बोलो, मैक्सिला मैंडिबल के कहलाती है सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर। क्या कहलाती है? सब मैक्सिलरी। बोलो बच्चों, इसकी डक्ट बहुत ही बड़ी है, इसकी डक्ट बहुत ही, नाम है वाटसन डक्ट। क्या नाम है? अब याद रखना बच्चों, यहाँ पे लार्जेस्ट लिखा है सेलाइवरी डक्ट के लिए, सेलाइवरी ग्लैंड के लिए नहीं लिखा भाइयों यार। फिर बाद में बोलो कि सर ने सेलाइवरी ग्लैंड सबसे बड़ी ये बताइए। भाइयों मैंने ग्लैंड ये बताइए, लार्जेस्ट सेलाइवरी डक्ट इसको बताया है। किसको? याद हो जाए तो ही करना है, वापस कह रहा हूँ, कहानी खत्म कर देते हैं। चलो रहने दो, तुम तो ज्यादा मत पढ़ो। बोलो, यहाँ मिलती है टंग। क्या मिलती है? टंग के नीचे, टंग के नीचे है, इसलिए इसका नाम है सब लिंगुअल। क्या नाम है? भाई लिंगुआ टंगू बोलते हैं, उसके नीचे है तो सब, ऊपर होती तो एपी। सब लिंगुअल होती है छोटी। कैसी होती है? ये छोटी ग्लैंड भी है और इसकी डक्ट भी छोटी है, नाम है डक्ट ऑफ रिवीनस। क्या नाम है? डक्ट ऑफ, ये होती है छोटी। कैसी होती है? इसका एक और नाम है बार्थोलिन। 3 बार बोला, अरे जोर से बोलो, बोलो बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ मिलती है? हाँ हाँ, कहाँ मिलती है? हाँ वेरी गुड, कहीं कह रहे माउथ में। अब नालायक हो, वहां डक्ट मिलती है। बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल की वेजाइना में मिलती है। बार्थोलिन ग्लैंड इज ए डिफरेंट थिंग, बार्थोलिन डक्ट इज ए डिफरेंट थिंग। दिस इज ए बार्थोलिन डक्ट, नॉट ग्लैंड। नोट कर लो जमा जमा के। देखो कैसे कैसे समझाना पड़ता तुम्हें यार, तब भी गलती करते हो तो फिर हम क्या करें बच्चों यार। नोट कर लो जमा जमा के। ये स्मॉलेस्ट डक्ट है, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, ये लार्जेस्ट है लेकिन सिलाइवरी डक्ट है, ये लार्जेस्ट है लेकिन सिलाइवरी ग्लैंड है। याद हो तो ही लिखो, तुम्हें लगता है याद ही नहीं करना तो लिखना भी क्यों, भी छोड़ो रहने दो, सवाल नहीं आएगा बच्चों ज्यादा। कंपोजिशन में बेटा साकेत बेटा 99.5% वाटर है। उसके बाद अपन ने सिर्फ ये लिखा है कि यूरिया मिलता है, म्यूकस मिलता है, आईजीए मिलता है, Na+ मिलता है, Cl- मिलता है, लाइसोजाइम मिलता है, थायोसाइनेट मिलता है। ये स्किप भी होगा, इट्स ओके। सिर्फ याद रखना है टाइलिन एंजाइम मिलता है। अब ये एलन के माइनर माइनर में आ जाए तो आ जाए, नीट में तो हमने देखा नहीं आते हुए यार, डिसाइड कर लो यार। एक माइनर मेजर में आ जाते हैं ऐसे सवाल भी, बच्चे के किसी उन ने मना किया था नहीं पढ़ना, फिर नंबर नहीं आए। कोई गवाह तो थोड़ी कहते कि हम पढ़े ही नहीं, हमारे मार साहब ने मना किया था इसलिए नहीं पढ़े हम तो।
अभी एचईएम में चल रहा है ना पेपर अभी, अब तो क्या समाप्त हो गया, अब तो आखिरी बचा था, अब तो नीट ही होगा अगले संडे तो। या तो देखो पढ़ो मत, ऐसे सवाल एलन में आ गए तो स्किप करने का मुद्दा दिल में गुर्दा रखो कि अपने, कि अपने पास आ भी गया तो छोड़ भी दिया। एक बार बताओ, एक या दो सवाल आ भी गया एलन के माइनर मेजर में, छूट भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा? 712 तो है लाने के लिए। ओके नहीं सर, हमें 720 ही चाहिए एलन के माइनर में भी, तो सब पढ़ो यार। इवन ये कि हम तो कह रहे हैं इससे भी ज्यादा पढ़ो फिर, यदि ऐसा आज ही में आना है तो और ज्यादा पढ़ो। पढ़ाई की लिमिटेशन नहीं है ना यार, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, यही तो समस्या है कि कितना पढ़ना है ये अपन डिसाइड नहीं कर रहे, ये आपके साइड में जो बैठे हुए वो डिसाइड कर रहे हैं। एमई का बच्चा पढ़ रहा है और एमई एस का नहीं पढ़ रहा, तो समस्या है ना, तो बाकी को भी पढ़ने मत दो, और वो अपन रोक नहीं सकते, जो बाकी पढ़ रहे हैं वो अपन भी पढ़ ले, ये अच्छा समाधान है। यही कंपटीशन है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा स्ट्रेस रहेगा। कॉलेज में कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होंगे। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में तुम्हें पता कि तुम्हें कितने मार्क्स लाने पास होने के लिए, बाकी भाड़ में जाए जनता। अभी तुम्हें इस बार एग्जाम हो, सपोज तुम्हें पता हो कि इस बार कट ऑफ इतनी जाएगी, तो तुम्हें दिमाग में सेट है इतने नंबर लाने हैं। लेकिन समस्या यही तो है कि तुम्हें कितने मार्क्स लाने पता ही नहीं है। आज से 5 साल पहले एक भैया के नंबर आया 570, और उस साल कट ऑफ गई थी उससे पहले 520। अब बताओ 520 गई, उसके अगले साल पेपर थोड़ा सा आसान आया, हमें लगा कि 570 है, तो अधिकतर टीचर्स ने कहते अरे बेटा पास हो जाएगा चिंता मत कर। वो बेचारा बच्चा इतना भक्त था कि मुझसे पूरे एलन के अंदर मिठाइयां बंटवा दी। उसके पिताजी होंगे कहीं रईस आदमी थोड़े से, तो एक होता है ना बच्चा डॉक्टर बनने वाला, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिंदगी की ये तो यार। कोई बिजनेसमैन होंगे कि हमारे खानदान का, हमारे जगह का, डिस्ट्रिक्ट का पहला बच्चा कोई ढंग का डॉक्टर बनेगा। पूरे एलन में मतलब गार्ड साहब से लेके उनके आधा आधा किलो दवाई को मतलब दवाई होगी सॉरी क्या मिठाइयों के डब्बे बढ़ गए, गार्ड साहब भी आधा आधा किलो मिठाइयां लगे। उन्होंने कहा वाह यार सर, ऐसे बच्चे तो आते रहने चाहिए एलन में। अब सोचो यार उस साल की कट ऑफ कितनी गई, 595 नंबर। अब बेचारा बच्चा मनी मन सोच रहा होगा ना, आराम को मिठाई भी खा गए। नहीं वो गम की बात नहीं है यार, गम की बात यह है कि वो बच्चा 3 महीने तक इस डायलेमा में रहा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, जिससे भी बोलो कि अरे हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, वो बढ़िया कॉलेज में जाएगा। ऐसा बच्चे को जब दोबारा आना पड़ता है तो सोचो उसकी मनोस्थिति क्या होती होगी यार। ये सर यार डिप्रेशन आ रहा है, वो होता है डिप्रेशन, समझ में आता है यार। तुम 12वीं के बच्चों क्या होता है डिप्रेशन, कुछ नहीं होता। जब पढ़ाई की कमी होती है तो एक नया शब्द मिलता है बस, बाकी कुछ नहीं होता डिप्रेशन ना बच्चों। मिलिन बेटा एक बार नेटवर्क चेक करो थोड़ा सा, दिखाई दे रहा होगा। दिस इज सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर ना, मैं लिख देता हूँ पूरा नाम बच्चों ना, ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल है यार। छोटी सी बात है, कई बच्चे से समझ नहीं पा रहे हैं। एक तो होता है कि सपोज 600 नंबर आ गया, सपोज ना, सपोज 600 नंबर आया तुम्हारे इस बार, और सपोज तुमको लगता है 600 पे एमबीबीएस मिल भी जाएगा, लेकिन मिल भी जाएगा नहीं भी मिलेगा, यदि इस कंडीशन में भी फंस गए ना बच्चों, तो भी जो एग्जाम के बाद के 3 से लेकर 4 महीने तक काउंसलिंग नहीं खत्म होगी, तब तक जिंदगी का सबसे स्ट्रेस रहेगा जिंदगी में, 600 नंबर ला के भी। और वहीं तुम्हें लगता है 600 कट ऑफ जाएगी, 610 आ गए, तो सोचो 4 महीने में तुम जिंदगी में कितना एंजॉय करोगे। मार्केट में कोई लड़की टकरा भी गई तो वो बोली देख के चल, डॉक्टर हूँ मैं, तू देख के चल, पकड़ कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से यार, अंदर से फील आएगी। तो मतलब 5-5 10-10 नंबर के लिए 4-4 5-5 महीने खराब हो जाते हैं। तो उसमें भी बताऊँ 600 पे मिल गया तो सिर्फ 4 या 5 महीने खराब हुए, और 600 एक पे मिला और 600 पे नहीं मिला, और उसके बाद वो अगले साल वापस अचीवर में पढ़ा या कहीं पे भी पढ़ा, और उसके बाद भी नहीं हुआ, वो हार मान गई, डॉक्टर नहीं बना। तो उस आदमी से पूछो एक या 2 नंबर की कीमत क्या है, जो जिंदगी के अगले 60 साल भुगतेगा इस चीज को कि काश उस समय मैंने 1 या 2 नंबर के लिए ज्यादा पढ़ लिया होता। जब ऐसे बच्चों को देखते हैं ना बच्चों, तब हमें लगता है कि एक एक सवाल के लिए लड़ना पड़ता है यहाँ पे। हम कोशिश करते हैं कि सवाल बच्चा समझ पाए कि जो नीट में आ सकता है वो अपन पढ़ ले। एक तो वो बच्चा खुश है, सर कितने नंबर है नीट में, अरे सर बढ़िया है, कि कितने हैं 120। तो उसको ये तो उम्मीद है कि मैं फेल ही हूँ, उसके दिमाग में संशय तो नहीं है, उसका ये कंसेप्ट क्लियर है कि मैं अगले साल भी नहीं होगा। उसको ये तो पता है कि मुझे पिताजी का बिजनेस संभालना है,
या फिर कौन खुश है कि सर सिलेक्शन हो गया, मेडिकल कॉलेज मिल गया, मिठाई खाओ। अदर जूल में जो फंसे हुए हैं ना कि सर हो भी सकता था, मैं पढ़ा नहीं इसलिए वापस एडमिशन ले लिया, फिर वापस यही गाना सुनना, फिर अचीव में या तो मैं पढ़ाऊंगा या मंजेश पढ़ाएगा मेनली, फिर वही गाने सुनने वापस से हमारी। आदित्य अचीव हम दो ही जल्दी पढ़ाते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिर वही चीज वही सहरा आएगा, अरे यार ये बावड़ा भूत वापस से आ गया यार, अरे हम तो यही है बेटा यार, तुम आ गए दोबारा से, हमें तो पैसे मिल रहे हैं आने के इसलिए आ रहे हैं हम तो चले जाएंगे हम भी। समझ रहे हो? तो पहली बार में पढ़ लो ना यार, नहीं है क्या आसान? कितनी से आसान है। ये पढ़ा वो बोला काम करेंगे। इतना सा तो है कि बाहर मिलती हैं, 3 जोड़ी होती हैं। अब एग्जाम में एक सवाल आ गया था थोड़े समय पहले अभी, ह्यूमन की बॉडी में 3 सिलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सब लगाया यस 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 यस। अब बाद में कैसे करेक्शन होना चाहिए, बल्कि उसमें क्या था, ह्यूमन की बॉडी में 6 सिलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। कैसे आपने 3 पढ़ाया था, अरे भैया जोड़ी भी तो बनाई थी। अब जोड़ियां मत तोड़ो यार, जोड़ी की फॉर्म में ना बनाई 3 है, लेकिन मन की आंखों से 6 दिख रही होंगी बच्चों, इधर के गाल हैं तो इधर भी तो है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए बस आंखें खोल के पढ़ो, दिल खोल के पढ़ो, दिमाग खोल के पढ़ो, बाकी मस्ती करो, इट्स ओके। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। एक ब्रेक लिया अपन ने, अब थोड़ी सी लेस इंपोर्टेंट एक छोटा सा पार्ट और है, लेकिन अब चैप्टर काम का रहेगा ज्यादातर, इसलिए अच्छे से पढ़ना बच्चों बाहर कहानियों को। हेडिंग का नाम देखो, इसोफेगस। इसोफेगस इसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि अगली बार स्टमक, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए स्टमक। इसोफेगस को खत्म कर देंगे बच्चों। आसान से एक लाइन है तो लिखो, मसल्स आर प्रेजेंट। हो सकता है तुम्हें मसल्स की टाइप्स भी बताए गए हों, लेकिन मसल जब आती है तब पढ़ लेंगे बच्चों। मसल्स आर प्रेजेंट। अगला लिखो बच्चों, लेंथ ऑफ इसोफेगस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ नेक। जिसकी नेक बड़ी उसकी इसोफेगस बड़ी, जैसे कि जिराफ। लेंथ ऑफ इसोफेगस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ नेक। एग्जांपल जिराफ। ये बना लिया ना बच्चों सबने, मतलब बना तो लिया जिसको बनाना है। हटा दूं? इसने नहीं बनाया हो तो बोल दो अभी भी, तो हटाते नहीं है अपन इसको ना, अपन मॉडल डिस्कस करेंगे तब तक रख दे दो। ये लिखा, अगली लिखो, म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एब्सेंट। म्यूकस, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट बट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एब्सेंट। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हटाना पड़ेगा, डायग्राम पड़ेगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एब्सेंट। एक लाइन को ढंग से सुनना बच्चों प्लीज ना, बड़ी आसान सी कहानी है, लेकिन यहाँ से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर जिसे फूड पाइप भी कहा जाता है, जो मिलता है डोर्सल में। कहाँ मिलता है? इससे ही बच्चों अपन ने कहा ईसोफेगस। क्या कहा बच्चों? ये जो ईसोफेगस है बच्चों, यहाँ पे मिलती हैं बहुत सारी मसल्स। क्या मिलती हैं? बहुत सारी। आपको नाम याद नहीं करना है बच्चों। कुछ मसल्स कहलाती हैं सर्कुलर, कुछ मसल्स कहलाती हैं लॉन्गिट्यूडिनल, कुछ मसल्स होती हैं वॉलंटरी, कुछ मसल्स होती हैं इनवॉलंटरी, कुछ मसल्स होती हैं दोनों का कॉम्बिनेशन। लेकिन अब अपने सिलेबस में नहीं है बच्चों, अपन यहाँ पे टाइम खराब नहीं करेंगे। अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट, यहाँ वॉलंटरी है, यहाँ इनवॉलंटरी है, यहाँ वॉलंटरी प्लस इनवॉलंटरी दोनों है। कुछ याद नहीं करना, तुम्हें याद करना है फूड पाइप, इसोफेगस, डोर्सल में। जैसे बोलो, फूड पाइप, इसोफेगस, डोर्सल में। फिर से बोलो, सिर्फ बोलो, मिलती हैं मसल्स, मिलती हैं। इसीलिए बच्चों यहाँ खाना तेजी से नीचे गिरता है, इससे उसका टेक्निकली नाम याद रखो, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। 3 बार बोलो, फिर से बोलो, जोर से बोलो। अभी वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं बच्चों, याद करो अपन ने क्या कहा था, किसी भी चीज को तेजी से नीचे गिराना है तो ऊपर वाले पार्ट को पिचका दो और नीचे वाले हिस्से को फैला दो। दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो गया और मूवमेंट होने लगी तेजी से। एक पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन, एक पार्ट में रिलैक्सेशन, एक पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन, एक पार्ट में रिलैक्सेशन, एक पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन, एक पार्ट में। तो ऐसी तेजी से होने वाली मूवमेंट कहलाती है पेरिस्टाल्सिस। क्या कहलाती है? जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब इसकी जरूरत होगी। अभी से एक चीज क्या पढ़नी थी बच्चों, ह्यूमन ने माउस से खाना खाया, उसे भेजना है जे शेप की स्ट्रक्चर में, उसे भेजना है
और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने, जो स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे फूड पाइप या इसोफेगस कहा, जिसे फूड पाइप या, अब यहाँ से खाना आया स्टमक में, कहाँ आया बच्चों, यहाँ से इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टमक, जिसे एक और नाम से जाना जाता है गैस्टर। क्या कहा बच्चों, ध्यान से सुनना बच्चों, पुरानी एनसीईआरटी कहती थी गैस्टर के 3 हिस्से हैं, गैस्टर के, लेकिन नई एनसीईआरटी कहती है गैस्टर के 4, कितने, 4, कितने, सबसे आगे की तरफ होता है कार्डियक रीजन, क्या होता है, फिर इसके बाद आता है फंडस, क्या आता है, सबसे बड़ा हिस्सा कहलाता है बॉडी, क्या कहलाता है, और आखिरी वाला हिस्सा कहलाता है पाइलोरस, क्या कहलाता है, पाइलोरस, क्या कहलाता है। पुरानी एनसीईआरटी क्या करती थी बच्चों, फंडस और बॉडी को मिला के कहती थी फंडिक बॉडी, क्या कहती थी, फंडिक, लेकिन नई एनसीईआरटी ने फंडस को अलग कहा है और बॉडी को अलग कहा है। तो आपको बोलना है स्टमक के 4 हिस्से हैं, जैसे बोलो स्टमक के, अरे जोर से बोलो स्टमक के, खाना कहाँ से आएगा, इसोफेगस से, कहाँ से आएगा। अब उस खाने को स्टमक में गिराते वक्त कंट्रोल करने के लिए यहाँ लगा है इंस्फिंक्टर, क्या लगा है। अब मुझे जल्दी जल्दी से सोच सोच के बताना, ये इंस्फिंक्टर इसोफेगस के अपर पार्ट में या लोअर पार्ट में, इसीलिए कुछ किताबें तो इसको इसके हिसाब से देख बोल देती है, इसका नाम रख दो लोअर इंस्फिंक्टर, क्या नाम रख दो। कुछ किताबें कहती है इसोफेगस को मत देखो, ज्यादा काम करेंगे, काम करो क्या है, स्टमक के कौन से हिस्से के पास है, इसलिए कुछ किताबें क्या कहती हैं इसे कार्डियक इंस्फिंक्टर, क्या नाम देती है बच्चों। और कुछ किताबें कहती है कि इसको देखोगे तो ये नाराज, इसको देखा, दोनों को नाराज मत करो, दोनों के बीच में, दोनों के, ये क्या है इसोफेगस, ये क्या है, इसका नाम है गैस्ट्रो इसोफेगियल इंस्फिंक्टर। याद करने की जरूरत थोड़ी है यार, जिस जगह पे उसी के हिसाब से नाम रख दिया। पाइलोरस के पास मिला तो पाइलोरिक इंस्फिंक्टर, क्या नाम रख दिया। ये फूड की एंट्री या एग्जिट को कंट्रोल करेगा, फूड की एंट्री या एग्जिट को, कहानी खत्म। फिर आखिरी लाइन सुनना बच्चों आज के लेक्चर की, ये जो स्टमक या गैस्टर है, ये जो स्टमक या, इसकी आउटर लेयर को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है बच्चों, ओमेंटम, जोर से बोलो, से बोलो, तो सारे बोलो। अब ये जो ओमेंटम है बच्चों, इसको ध्यान से देखो, ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर है, आउटर लेयर है, ज्यादा कर्वेचर लिया है इसने, तो इसे कहा बच्चों ग्रेटर ओमेंटम, क्या कहा बच्चों, यहाँ कर्वेचर कम है तो इसे क्या कह सकते हैं, लेसर ओमेंटम कह सकते हैं बच्चों। अरे बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अब आखिरी एक लाइन जिसका अपन आज के लेक्चर को फिनिश कर देते हैं ताकि अपन डिस्कस करेंगे, सुनना बच्चों, वैसे तो ब्रीदिंग वाली चैप्टर की है लेकिन यहीं पे भी कई बार बच्चों को डाउट हो जाता है। आपने एक लाइन सुनी होगी बच्चों, यदि इंसान के डायफ्राम को पंचर कर दिया जाए तो वो मर जाएगा, तो वो, एक सुई जितना छेद भी कर दिया जाए डायफ्राम में, सुई जितना छेद भी, तो वो इंसान मर जाएगा, वो ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा, वो ब्रीदिंग, ये डायफ्राम है, ये इसोफेगस है, ये यहाँ से जा रही है, ये स्टमक है, तो इसोफेगस किसे छेदते हुए नीचे गई, डायफ्राम, डायफ्राम में एक पिन जितना छेद भी कर दिया तो भी इंसान मर जाएगा। यहाँ तो इतना मोटा का मोटा एक पूरा पाइप नीचे उतार दिया तो भी क्यों नहीं मरा, तो याद रखना बच्चों, सुई जितना छेद भी हो गया तो एयर लीक होगी इसलिए वो मर जाएगा। यहाँ पे अपन ने इतना बड़ा पाइप नीचे भेज दिया लेकिन तब भी एयर को लीक नहीं होने दिया, तो भी एयर को लीक, क्योंकि बच्चों जिस जगह से डायफ्राम को छेदते हुए इसोफेगस घुसती है उस जगह को पैक करके रखा जाता है और इस पैक जगह को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है हाइटस। व्हाट इज हाइटस, व्हाट इज हाइटस, तुम्हें से एक लाइन बोलनी है, जहां से इसोफेगस डायफ्राम को पियर्स करता है, वापस बोलो, जहां से इसोफेगस डायफ्राम को, उसे क्या नाम दिया, हाइलम, हाइलस नहीं कहा, व्हाट इज हाइलम हाइलस, कोई भी स्पेस, चीज के आने या जाने के लिए कोई भी स्पेस, हाइलम या व्हाट इज हाइटस, जहां से डायफ्राम को पियर्स करके चीजें भेजी गई इज कॉल्ड हाइटस। हाइलम एंड हाइलस इज अ डिफरेंट थिंग एंड हाइटस इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है बच्चों।
आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे। अगली बार बड़ी सी हेडिंग का नाम लिख लेना, सिर्फ स्टमक ऑल्सो कॉल्ड गैस्टर। इस डायग्राम का क्या लिखेंगे, बड़ा सा नाम, स्टमक ऑल्सो कॉल्ड गैस्टर। वो जे शेप का है, फलाना डिक्कर, सब अपना अगली बार पढ़ेंगे बच्चों ना। अब डाउट पूछ लो लाऊं, जिसको डाउट पूछना है वो पूछ लो, अदरवाइज बनाते रहो। एस्किशन वाले चैप्टर के एक्सरसाइज सेकंड का जिसको भी डाउट पूछना है वो पहले पूछ लो। बोर्ड बना हुआ है बच्चों, इतना सा डायग्राम है, तो क्लास के बाद भी बना सकते हो। देख रहे हो, समझ रहे हो इनकी कंडीशन। अब बेचारा आदमी कितना शब्द तोल तोल के बोले, समझ लेते हैं बेटा। इसलिए इग्नोर मारो। वेस्ट प्रोडक्ट बच्चों, प्रोटीन के खाने पे, अरे बेटा लॉन्ग हंगर स्ट्राइक है ना, अमीनो एसिड हुआ था, लेस अमीनो एसिड यूरिन में कैसे आ जाएंगे बेटा मेरे यार, अमीनो एसिड तो यूरिन में कभी आ ही नहीं सकते। एक्सरसाइज सेकंड का कोई भी डाउट नहीं पूछोगे? 15, 16। अरे यार, हाइड्रोजन आयंस को यूरिन में कैसे मिलाया गया? ट्यूबुलर सीक्रेशन, ट्यूबुलर। एक ही ऑप्शन है जिसमें एक्टिवली सीक्रेशन सीक्रेशन वर्ड आ रहा है बच्चों, एक में सीक्रेशन वर्ड आ रहा है, किसी में और में आ रहा है सीक्रेशन। फर्स्ट ऑप्शन में सीक्रेटेड लिख रहा है, डजंट मैटर एक्टिव और पैसिव। भैया को वाइब्रेटर से दिक्कत हो रही है। अरे डाउट पूछ ले, नहीं तो आगे का पढ़ लें फिर। एक्सरसाइज 1 का कोई भी डाउट है जिसको भी पूछना है पूछ लो, हाथ खड़ा करो और पूछो। वैसे बातें कर रहे हो, पता नहीं पड़ रहा कि बातें कर रहे हो या पूछ रहे हो। लिखने में इतने मन से लिखते हो ना तुम। एक्सरसाइज 1 भाइयों, आदमी दो ही कंडीशन में डाउट नहीं पूछता, या तो उसको सब कुछ आ गया या उसको कुछ भी नहीं आया। और सब कुछ आ गया ऐसी तुम्हारी शक्ल में है लिखा हुआ कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा है? यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके साथ सेकंड कंडीशन है वो प्लीज अपनी जिंदगी के मकसदों मकसदों को चेंज करो। नहीं पूछना? अब वही सही बात है, अब तुम पूछ लो तो मैं पूछ लूं फिर। एक्सरसाइज 3 का कोई डाउट है पूछ लो। 24। ये तो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल को सुनो बच्चों। एक दवाई बनी, उसको खाने पे यूरिन कम हुआ, उसके खाने पे यूरिन कम हुआ, उस दवा को हटाने पे यूरिन वापस से हो गया। तो वो दवाई कहीं ना कहीं किसको अफेक्ट कर रही है? एडीएच को, क्योंकि पानी ज्यादा या कम होना एडीएच के फ्लो में है। और एडीएच को रोकने या बढ़ाने की दवाई बना ही सकते हैं, ये डायबिटिक पेशेंट को काम में ली जाती है ना। अब इसमें भी कई जो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे में डाउट लेके आ सकते हैं, इसे एडीएच के रिलीज को कम या ज्यादा करना है। इसमें दो ऑप्शन है, पहले में भी ऐसा ऑप्शन है और दूसरे में भी लगभग लगभग एडीएच से दिया हुआ आंसर है। तो इन दोनों में हम कैसे पिक करेंगे कि कौन सा मोर करेक्ट है? तो उसने हिंट दिया है जो सवाल में ही, उसने लिखा है दवा को हटाने के बाद यूरिन वापस से नॉर्मल हो गया, मतलब उसने एडीएच को परमानेंट होगा या टेम्पररी होगा? टेम्पररी। तो सेकंड ऑप्शन है टेम्पररी और फर्स्ट ऑप्शन है परमानेंट। इसी सवाल में यदि वो कह देता कि दवाई को हटाने के बाद भी यूरिन उसका अब सही नहीं हुआ, पहले जो सही रहा, तो इसी सवाल का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये सवाल से लैंग्वेज वाइज लेंदी सा है, जैसे मतलब आप जब डॉक्टर बनोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ दवाइयाँ सिर्फ सिक्रेशन को कम करती हैं,
कुछ दवाइयां रिसेप्टर्स को डैमेज करती हैं, इस बिहाफ पे आपको दवाइयां देनी पड़ेगी पेशेंटों को। थर्ड एक्सरसाइज बच्चों इसलिए टेक्निकल है ताकि उनका थोड़ा अच्छा लेवल जब हो तो ही करना है अपन को ना। 40 40 भी है क्या? ये वही वही चीज कह रहा हूं बच्चों, कुछ दवाइयां रिसेप्टर को ऊपर नीचे करेगी तो रिसेप्टर्स है सप्रेस या इंक्रीज कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। ये हार्मोन्स में आपने पढ़ा होगा बच्चों, रिप्रोडक्शन तो पढ़ा ही होगा, नेगेटिव फीडबैक नहीं पढ़ाया सर ने, पॉजिटिव फीडबैक। तो हार्मोन ज्यादा या कम कैसे होते हैं बच्चों? फीडबैक मैकेनिज्म से। तो उसका एक ऑप्शन है। और बोलो बच्चों 30। Which of the following is responsible for the excretion of dilute urine? ADH कम हो गया, ADH कम हो गया। बच्चे तुम्हारे बेच में आई थिंक मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है कि एडीएच का एक और नाम है वैसोप्रेसिन। ये एडीएच का ही दूसरा नाम है बच्चों। सेक्रेशन ऑफ, सिर्फ पानी के लिए पूछा है तो फिर एडीएच वाला सही लगाना, सोडियम के लिए पूछा है तो एल्डोस्टेरोन लगाना, यदि दोनों में ऐसे एक साथ ऑप्शन आ गए तो। वरना जहां सोडियम कम आया एल्डोस्टेरोन की कमी से, वो पानी अपने आप कम हो जाएगा बेटा। एक्सरसाइज सेकंड का सवाल नंबर, मैंने तुमसे कहा था तो तुम मुझसे पूछ ले, मैं तुमसे पूछूंगा, है ना। एक्सरसाइज सेकंड का सवाल नंबर, अब बेटा तुम समझा, चलो मुझे लगा तुम समझा दोगे। सवाल नंबर 13 पढ़ो और मुझे बताओ इसका आंसर 4 क्यों नहीं है? नहीं है, ये लो बेटा, इसका आंसर थर्ड है ना। मुझे बताओ इसका आंसर फोर्थ क्यों नहीं है? 13 13 इधर ऊपर, इसका आंसर 4 क्यों नहीं है? कि जब बीपी कम होता है तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन हार्मोन आता है, मेरे हिसाब से तो 4 सही है। भाई तुमने एक्सरसाइज सेकंड यदि मुझसे मैंने कहा पूछ लो, तुमने नहीं पूछी तो तुमने सवाल कर लिए सारे, तो तुमने इसका आंसर थर्ड भी लगा दिया होगा, ये भी बात मान ली मैंने। तुमने इसका आंसर फोर्थ क्यों नहीं लगाया मुझे ये बता दो बस। इतना की टेंशन ले रहे हो? ना इतना तो बोलना ही नहीं बेटा यार, इतना तो बोलने की जरूरत पड़ेगी तो सवाल ही गलत है। एक्सरसाइज सेकंड के किसी भी सवाल में यदि तुम्हें बहुत ज्यादा बोलना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे कंसेप्ट भी कमजोर हैं अभी भी। लाओ बच्चों इस सवाल का आंसर सुनो बच्चों, इस सवाल का आंसर थर्ड है। अगली लाइन बोलो, इस सवाल का आंसर फोर भी है, इस सवाल का आंसर फोर भी है, फोर गलत है ही नहीं, सही है। फिर मोर करेक्ट, सिर्फ एक लाइन बोलनी है, मोर करेक्ट थर्ड है, मोर करेक्ट। बोलो बच्चों, रास रेनिन का पूरा नाम अपन ने एक कहा था, रेनिन से कौन से मैकेनिज्म चलेगी? रास, क्या चलेगा बच्चों? तो रास का पूरा नाम बोलो, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो रेनिन है तो एल्डोस्टेरोन तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि होगा ही होगा, तो सिर्फ एल्डोस्टेरोन पिक नहीं करना, आपको वो नाम पिक करना है जिसमें सारे नाम अंदर आ जाए। मोर करेक्ट लिख लो, मोर करेक्ट। अभी अचीवर के कई बच्चे हैं जिनके पेपर आया मेजर का, वैसे तो वो सवाल एआईपीएमटी का आया हुआ ही है, फिर भी जो ढंग से पढ़ते नहीं है वो सवाल को बार बार पूछते हैं। तो सवाल है सवाल नंबर 28, सवाल नंबर 28। मुझे बताओ उसका आंसर सेकंड हो सकता है क्या? उसमें अंडरलाइन करो बच्चों, अंडर सिक्रीशन। वो अंडर नहीं होता, ज्यादा ओवर सिक्रेशन होता नहीं होता बच्चों। ये वाली बात है कि जिसको नहीं आता वो पूछेगा। तो सच्चा बच्चों, अभी से जो सवाल गलत होने की चांसेस है अपन से जल्दबाजी में, तो उसके आंसर क्यों नहीं जा रहे हैं वो हिंट लिखते जाया करो साथ में ना, एटलीस्ट कम से कम एक्सरसाइज सेकंड में। सेकंड क्यों नहीं गया उसका? अंडर सिक्रेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? एक वो सवाल जो शायद तुम्हारे बेच में आज ही पूछा किसी ने, आर्टिफिशियल किडनी वाला। तो रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन, कैल्सिट्रायोल। एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा, कैल्सिट्रायोल नहीं बनेगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। वो अच्छा सवाल है बच्चों, ये थोड़ा सा मॉड्यूल के और एनसीईआरटी के भी बाहर जाके आ गया, तो वन नीट रिस्क नहीं ले सकते। एक्सरसाइज हार्ड का 40 नंबर पूछा है प्रियांशु बेटा, वैसे क्लास कंप्लीट हो गई है, चलो बता देता हूँ तुम्हें भी। 40 बताया ना बेटा, अभी प्रियांशु बताया था भैया को मैंने। ऑस्मो रिसेप्टर, सप्रेस, फीडबैक मैकेनिज्म।